Hello friends, welcome to the Quantum Mechanics Physics lecture series. Today we will take lecture number 7 on the X-ray production. तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसको उसी तरह से शुरू करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे इसके पीछे। और सेकेंड फिर हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या थे। थर्ड हम देखेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को समझाने में कैसे फेल हो गई। और फोर्थ हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वांटम फिजिक्स की। तो सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स के उस समय के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बात शुरू करते हैं। यहां पर मैंने दो क्वेश्चंस लिख रखे हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला क्वेश्चन है, हु गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? हु गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? और सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डज एक्स इन एक्सरे कम फ्रॉम? भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को मिला और एक्सरे में ये जो एक्स हम लिखते हैं वो कहां से आया? तो अभी ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब हम बात करेंगे तो इन क्वेश्चंस का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो रोंटगन जो वैज्ञानिक थे वो कैथोड किरणों को समझने के लिए कुछ प्रयोग कर रहे थे और अपने एक प्रयोग के बाद उन्होंने अपनी जो कैथोड नली थी उसके ऊपर काला कार्डबोर्ड का एक मोटा गत्ता रख दिया और कुछ कैलकुलेशंस करने लग गए। और उसी दौरान उन्होंने देखा कि उस कैथोड ट्यूब से लगभग 9 फीट दूरी पर एक फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ ग्रीन जो है वो लाइट दिखाई दे रही है। उनको ये तो पता था कि कैथोड किरणें इतने लंबी दूरी तक नहीं जा सकती, तो ये आखिर किरणें कौन सी थी? उन किरणों की प्रकृति को जानने के लिए उन्होंने कुछ और प्रयोग किए और उन्होंने देखा कि ये किरणें ऐसी है जो काफ़ी पेनिट्रेशन पावर रखती हैं, काफ़ी पेनिट्रेटिंग होती हैं और अंदर तक टिश्यूज को भेज जाती हैं, जो कि कैथोड किरणें नहीं कर पाती। और जिस समय वो ये काम कर रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उस समय तक उन्हें एक्स किरणों की पूरी प्रकृति के बारे में, उसकी पूरी नेचर के बारे में जानकारी नहीं हुई। और फिजिसिस्ट जब भी कोई काम करते हैं और कोई वेरिएबल लेते हैं तब वो सबसे पहले क्या करते हैं? लेट अस सपोज दैट दिस इज एक्स, यानी कि अननोन को एक्स मानने की फिजिक्स में और मैथ्स में एक ट्रेडिशन है। उसी ट्रेडिशन की वजह से इस अननोन रेडिएशन का नाम रोंटगन ने एक्स रख दिया, इसलिए इन्हें एक्सरेज कहा जाता है। बाद में लेटर ऑन इसको रोंटगन रेडिएशंस भी कहते हैं, रोंटगन रेज भी कहा जाने लगा। और मेडिकल फिजिक्स ने रोंटगन के इस इन्वेंशन को, इस डिस्कवरी को हाथों हाथ लिया और देखा कि मेडिकल फिजिक्स में एक्सरे ने एक क्रांति ला दी है। किसी की हड्डी में फ्रैक्चर हो, गर्दन में फ्रैक्चर हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, उसको एक्सरे में डालो और वो बिना चीर फाड़ के पहले ही पता लग जाता कि यहाँ पर इसके कुछ हड्डी में प्रॉब्लम आई है। इस एक साल के भीतर भीतर ही, खोज के एक साल के भीतर भीतर ही इतना क्रांतिकारी परिवर्तन देखने की वजह से रोंटगन के इस सफलता के वजह से उन्हें 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र का प्रदान किया गया। तो ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो थे वो कैसे थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट इनका जब किया गया, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब में, तब देखा कि इस तरफ लैम्डा है और इस तरफ रिलेटिव इंटेंसिटी है। और
और बीच में कुछ कुछ जगहों पर ये ऐसा ग्राफ जो है मिला। इसमें y एक्सिस पर रिलेटिव इंटेंसिटी है और x एक्सिस पर वेवलेंथ है। और ये जो ग्राफ्स हैं वो अलग अलग जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए ड्रॉ किए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन यहां से जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया, उसमें पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये कंटिन्यूअस कर्व है। फर्स्ट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कैसा स्पेक्ट्रम है ये? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। और हर एक जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है उसके लिए एक प्रिसाइज लैम्डा मिनिमम है। 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, उनके लिए लैम्डा मिनिमम ये रहा। 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली रेडिएशंस के लिए जो है लैम्डा मिनिमम ये रहा। 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उनके लिए लैम्डा मिनिमम ये रहा। तो एक लैम्डा मिनिमम यहाँ से आता है और उस लैम्डा मिनिमम से कम वेवलेंथ पर कोई भी रेडिएशंस या एक्सरेज आपको नहीं मिलती, और लैम्डा मिनिमम के बाद हर एक वेवलेंथ के लिए जो है वो एक्सरेज मिलती है। सो लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा इनफाइनाइट, एंड थर्ड नो रेडिएशन फॉर लैम्डा लेस देन लैम्डा मिनिमम। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एक्सरेज बनती कैसे है, तो ये एक्सरे ट्यूब होती है जिसमें वैक्यूम किया जाता है, जिसे इवैक्यूट कर लिया जाता है, और उसमें कैथोड रेज को बहुत हाई एनर्जी के साथ या बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस के साथ किसी टारगेट मटेरियल पे गिराया जाता है। तो ये जो अलग अलग एनर्जी है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है। अलग अलग वी लगाकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेट करा के और टारगेट मटेरियल पे गिराया जाता है, और उस टारगेट से एक्सरेज निकलती है। उनका ये प्लॉट है और ये उनके ऑब्जर्वेशंस हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स के जो एक्सप्लेनेशंस थे वो पढ़ते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है इसके बारे में। फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को बताने में जो है वो सक्षम है। क्लासिकल फिजिक्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को बताने में कैसे सक्षम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड होके टारगेट मटेरियल पे एकदम से गिरते हैं और स्टॉप हो जाते हैं, वो डी एक्सेलरेटेड हो रहे हैं, वहां पर हाई काइनेटिक एनर्जी से जाते हैं और एकदम से रुक जाते हैं, और इस डी एक्सेलरेशन की वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं। ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि एवरी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। तो ये इसको तो समझाता है, लेकिन इसके साथ में एक और ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम फॉर। तो क्लासिकल फिजिक्स ये नहीं समझा पाया कि एक लैम्डा मिनिमम के नीचे की वेवलेंथ्स के लिए कोई एक्सरेज क्यों नहीं प्रोड्यूस हो पाती। दूसरा, क्लासिकल फिजिक्स ये नहीं समझा पाया कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये क्यों आ रहा है। ये हर एक वेवलेंथ के ऊपर, हर एक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर आपको कुछ यहाँ पर हॉर्न टाइप में कुछ लाइन स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। इसका ओरिजिन क्या था, ये भी क्लासिकल फिजिक्स बताने में असफल रहा। तो
तो अब बात करते हैं कि क्वांटम फिजिक्स ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया इसके लिए। तो मैं अब इसको मिटाता हूं। अब देखते हैं क्वांटम फिजिक्स इसको कैसे एक्सप्लेन करती है। क्वांटम एक्सप्लेनेशन। क्वांटम फिजिक्स क्या मानती है कि जो एक्सरे रेडिएशंस हैं वो फोटोन से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? फोटोन से। तो ये क्या मान रहा है यहां पर कि जो टारगेट न्यूक्लियस है, ये कोई टारगेट न्यूक्लियस है, और यहां से कोई k काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आ रहा है और वो इस तरीके से यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के ऊपर, उसकी एनर्जी है k काइनेटिक एनर्जी, और वो इस टारगेट न्यूक्लियस की वजह से डीएक्सेलरेट होता है और उसकी एनर्जी जो कम होकर और k प्राइम हो जाती है। तो यहां से कुछ फोटोन बाहर निकलते हैं जिनकी एनर्जी h न्यू होती है, और वो h न्यू लिख लेते हैं कि जिनकी एनर्जी h न्यू होती है। तो ये इस रूप में दिखाई देता है। क्वांटम मैकेनिक्स इस रूप में जो ये प्रोसेस है उसको देखती है कि कोई k एनर्जी का इलेक्ट्रॉन टारगेट न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता हुआ डीएक्सेलरेट होता है और उसकी एनर्जी k प्राइम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की इस एनर्जी में जो चेंज आता है वो एक फोटोन के रूप में बाहर निकलता है, और इससे ये एक्सरे अपने को मिलती है। ये कंटिन्यूअस एक्सरे के लिए बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज कितना आया? h न्यू बराबर k माइनस k प्राइम। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कितना चेंज आया? k माइनस k प्राइम, और उस k माइनस k प्राइम के बराबर का एक फोटोन जो यहां पर निकल रहा है। तो ये तो केवल h न्यू फोटोन मिला, इसको हम ये लिख सकते हैं hc अपॉन लेमडा k माइनस k प्राइम। अब ये तो एक टक्कर की बात हुई, इसमें ये k प्राइम वेरी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीएक्सेलरेट हो सकता है, कम हो सकता है, और इस वजह से इस k प्राइम की वेरी होने की वजह से यहां पर आपको अलग अलग लेमडा मिलती है, और खूब सारे इलेक्ट्रॉन जो है टारगेट मटेरियल पे टकराते हैं। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स की इस फिनोमिना से हम कंटिन्यूअस जो एक्सरेज आ रही हैं उनको समझा सकते हैं। तो फर्स्ट कंटिन्यूअस एक्सरे जो आ रही है वो क्वांटम ने समझा दिया। सेकंड था लैम्डा मिनिमम का एग्जिस्टेंस। लैम्डा मिनिमम क्यों आया? ये क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे समझाता है कि सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन ने अपनी पूरी एनर्जी फोटोन को ट्रांसफर कर दी और कंप्लीट स्टॉप हो गया यहां पर। तो कंप्लीट स्टॉप हो गया तो इस बार k प्राइम क्या हो गया? 0। इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली स्टॉप्स आफ्टर द इंटरेक्शन विथ टारगेट न्यूक्लियस। तो इस बार आपके पास क्या हो गया? k प्राइम तो 0, यानी कि hc इस बार जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की खुद की काइनेटिक एनर्जी पूरी ट्रांसफर हो गई फोटोन में, यानी कि मैक्सिमम फोटोन की एनर्जी उस समय होगी। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं h न्यू मैक्स बराबर k, और सिंस k प्राइम इक्वल टू 0। अब ये न्यू मैक्स है, मैक्स फ्रीक्वेंसी है, तो उस समय जो लेमडा होगा वो क्या होगा? मिनिमम बराबर k। तो ये यहां से क्वांटम मैकेनिक्स ने समझाया कि जो ये लेमडा मिनिमम का कॉन्सेप्ट आया है वो इसलिए आया है कि इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की कंप्लीट एनर्जी को जब फोटोन को ट्रांसफर कर देता है तभी ये लेमडा मिनिमम यहां पर आता है। अब हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी फोटोन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए लेमडा मिनिमम से कम तरंगदैर्ध्यों की ओर, लेमडा मिनिमम से बिलो वेवलेंथ की तरफ कोई भी एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होती। तीसरा था स्पेक्ट्रल, जो ये लीनियर कुछ इसमें लाइन स्पेक्ट्रम आया था,
वो उसको क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे समझाता है कि उसके जो लेवल्स होते हैं अलग अलग, वो इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को, इनर ऑर्बिट के दूसरे इलेक्ट्रॉन को नॉकड आउट कर देता है और उसको भरने के लिए कुछ बाह्य इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर उस वैकेंसी को भरने के लिए बाहर से अंदर की तरफ ट्रांजिशन करते हैं और उस समय एक एक्सरे प्रोड्यूस होती है और उस एक्सरे की जो एनर्जी है वो कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी होती है, यानी कि वो उस टारगेट न्यूक्लियस की एटम की कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी को बताता है। इसलिए उनकी फिक्स एनर्जी एक एनर्जी के ऊपर वो लगातार गिरते हैं, इसलिए उनकी इंटेंसिटी काफी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये पूरा एक्सप्लेनेशन एक्सरे प्रोडक्शन का देती है, जबकि क्लासिकल फिजिक्स इस एक्सरे प्रोडक्शन में कुछ लैम्डा मिनिमम और जो ये लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जिस्टेंस है उसको समझाने में विफल रहती है। इस कंटिन्यूअस एक्सरेज को जो भी हमने पढ़ा है उसे ब्रेम्स-स्टर्लिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेम्स-स्टर्लिंग। ये एक जर्मन वर्ड है और इसको अलग अलग भागों में तोड़ें तो आता है ब्रेम्स-स्टर्लिंग। इस ब्रेम्स का मतलब होता है ब्रेकिंग और डिसेलरेशन। ब्रेकिंग, ब्रेक लगना। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक सा लग रहा है, इसलिए ब्रेकिंग। ब्रेम्स मतलब ब्रेकिंग और प्लस स्ट्रेमलुंग मतलब रेडिएशन। इसलिए जो कंटिन्यूअस एक्सरेज है उसको ब्रेम्स-स्टर्लिंग बोलते हैं और इसको ब्रेकिंग रेडिएशन भी बोलते हैं। तो ये हमने बात किया एक्सरे प्रोडक्शन की और इसके 4 अलग अलग भागों में बांट कर इसको हमने एग्जाम्पल्स के रूप में देखा इसको। थैंक यू।